ठीक है, नॉन कॉपरेशन। अब पीछे वाले जितने भी टॉपिक है आज में उसने दो चीजें देखी, ब्रिटिशर्स के कानून को देखा, ब्रिटिशर्स के कानून के बारे में आपने मास मूवमेंट देखा, ठीक है, गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट देखी, गांधी जी के इन्वॉल्वमेंट के बाद आपने ये देखा कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, साथ ही आपने ये डेट वाली सीरीज 1919 कवर कर ली। 1919 हिस्ट्री में काफी बड़ा रहा है, 1919 वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी बड़ा रहा है, क्योंकि इस ईयर में बहुत सारे मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज हुए, बट उसमें से सबसे डिवास्टेटेड मैसेकर वही था। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन कॉपरेशन में ब्रिटिशर्स की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, और फिर से वही नेशनल कम सोशल लीडर, वही नेशनल कम सोशल लीडर, इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी और कितना हद तक ये कॉपरेशन सही था। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का काफी अच्छा रोल है पूरे कॉपरेशन के टाइम में। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, आप अंडरलाइन करिएगा, ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। यस एब्सोल्युटली, ये वर्ड इसलिए सही है कि इंडियंस के बहुत सारे कॉलोनियल गवर्नमेंट, इंडियंस के बहुत सारे कॉलोनियल किंग्स has accepted the proposal of Britishers, has accepted the proposals of Britishers। आपकी बाउंड्री में कोई तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक आपके ही घर का भेदी उसको मौका न दे उसमें आने का, न वहां की पूरी सराउंडिंग्स को बताने का। इट्स ऑल अबाउट द सेम, इसीलिए वो कॉपरेशन वाली बात यहां पे लिखिए, अदरवाइज उनका कॉपरेशन किसी भी तरीके से नहीं होता और ब्रिटिशर्स भारत नहीं आ पाते। चलिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज प्रपोज्ड इन द स्टेजेस, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स that the government awarded and a boycott of civil services। अब होता क्या है कि कॉपरेशन में तो आप अब आ गए, लेकिन साथ ही साथ हम ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश का स्ट्रक्चर, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश की सर्विसेज, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश का स्ट्रक्चर, ब्रिटिश की सर्विसेज, इन तीनों चीजों को भारतीयों ने अब अंदर से उसके समझना शुरू कर दिया। उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा नेशनल और सोशल लीडर्स का था, उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा नेशनल और सोशल लीडर्स का था। ठीक है, चलिए देखते हो उसमें क्या था। मैं आपको बड़ा ब्रीफ में वो चीज बताऊंगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। होता एग्जैक्टली क्या है कि पहले ब्रिटिश अपने कानून को मैनेज करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए ब्रिटिश एक एग्जाम कराता था जिसे ब्रिटिश सिविल सर्विसेज बोलते थे, जिसे ब्रिटिश सिविल सर्विसेज बोलते थे, जिसमें से वो सिविल सर्वेंट निकालते थे और सिविल सर्वेंट ज्यादातर यूरोप के साइड के होते थे। इंडियंस आर जस्ट द पार्टिसिपेटरी, इंडियंस आर जस्ट द पार्टिसिपेटरी। द रीजन बिहाइंड इट, वो सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे और पार्टिसिपेशन को मेयर कंट्रीब्यूशन को ही मानते थे, बट वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। पहली बार जब एग्जाम क्वालिफाई किया था, अपीयर तो 1909 में हुआ था। पहली बार जब, आपको बता दूं, सत्येंद्र सिन्हा, आपको नाम मिलेगा एक सत्येंद्र सिन्हा, जो पहली बार जिसने वो एग्जाम क्वालिफाई किया था। ठीक है, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ब्रिटिश सिविल सर्विस वो एग्जाम कंडक्ट कराता था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। जब आप कोई कानून मैनेज करने के लिए कोई ढांचा बनाते हैं तो उस ढांचे को चलाने के लिए फिर आपको बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी या ऑटोक्रेट्स रखने पड़ेंगे, ब्यूरोक्रेट्स रखने पड़ेंगे, जिसको कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन को लायबल से संभाल ले। ब्रिटिशर्स के कानून से हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला था, जिसका एग्जाम आज भी यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कराता है, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब उसका नाम बदल चुका है, हालांकि पहले कुछ और था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें सिविल सर्विसेज को, ब्रिटिश के सिविल सर्विसेज को इंडियन ने बायकॉट करना शुरू किया। जैसे उसमें क्या क्या स्ट्रक्चराइज था, द आर्मी, द पुलिस, द कोर्ट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। यानी इन सारे चीजों के सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन का हमने सीधा डिनायल वाला प्रोसेस स्टार्ट किया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। एक तो वो पुराना इंसिडेंट हमारे दिमाग में नॉक कर रहा था, जो बहुत ही बुरा हम भारतीयों के साथ हुआ था, वो दिमाग में बैक टू बैक हमारे कहीं चल रहा था। ठीक है, आफ्टर मेनी हर्डल्स द कैंपेन बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, फाइनली इन दिसंबर 1920 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड, कि हमें किसी भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन जनवरी 1921 द नॉन कोऑपरेशन, द खिलाफत मूवमेंट, दैट एक्चुअली द मुस्लिम वर्ड हैज बीन यूज्ड इन दैट। पहले हिंदू और मुस्लिम्स किसी भी मूवमेंट में अलग अलग नहीं थे, बाद में हम कुछ कारणों से बढ़ जाते हैं, वो कारण मैं आपको आगे कभी बताऊंगा, बट पहले दोनों नाम दिए गए, नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत। एक तो पूरी तरीके से हम आपके खिलाफ है, खिलाफ किसके? ब्रिटिश सरकार के। खिलाफ किसके? ब्रिटिश सरकार के। खिलाफ किसके? ब्रिटिश सरकार के। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा। द क्लब बिगन एंड इन दिस द मूवमेंट वेरियस सोशल ग्रुप्स participated, but the term means different things to different people. Exactly. कौन से लोगों के लिए क्या मायने रखता है ये मूवमेंट, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के खिलाफ हम हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
सो होता क्या है, वो मूवमेंट ऑलरेडी इनिशिएटेड होता है नॉन कॉपरेशन वाला, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है पार्टिसिपेट करने के बाद। और अलग अलग मायने रखने का मतलब किसने ब्रिटिश की सर्विस को किस तरीके से अवेल करने की बात उन लोगों ने जबरदस्ती करी थी, बट भारतीयों ने डिनायल कैसे किया था, दिस इज द मेन थिंग। भारतीयों ने डिनायल कैसे किया था, दिस इज द मेन थिंग, यानी रिजेक्ट कैसे किया था, दिस इज द मेन थिंग। और सबसे पहले उसमें जो ग्रुप इन्वॉल्व होता दैट इज मिडिल क्लास। The middle class started the movement and thousands of students and teachers and headmasters left the government that is under British government and control schools and colleges and lawyers gave up their legal practices जो British government के अंदर में उस services administrative structure को follow करते थे, उनके legislative councils में जो Indians थे, they all give up, सब ने गिव अप करना शुरू कर दिया। नहीं, आपने हमारे लोगों के साथ बहुत गलत किया, you harm them. If you harm them, it means this is the right time to leave the British government and move towards the Indian structural work कि भारत के सोशल लीडर्स क्या अच्छा काम करना चाहते थे, हम भारतीयों का ही साथ देंगे। सो होता क्या, आप इसमें अंडरलाइन करिएगा, on the economic front the effects of non-cooperations were more dramatic. The production of Indian textile mills and handlooms went up to the when people started boycotting foreign goods. When people started boycotting foreign goods, ये दोनों चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा कि हमने ब्रिटिश के सर्विसेज को भी अवेल करना बंद कर दिया था, यानी ब्रिटिश क्लोथिंग सिस्टम जो प्रोडक्शन हाउसेस में बनते थे, जो मिल्स बनते थे, वहां भारतीयों ने उसे डायरेक्ट एक्सेप्ट करना मना कर दिया। ब्रिटिश को हर तरीके से बायकॉट करना, चाहे वो कैसा भी सर्विस स्ट्रक्चर हो, चाहे कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी तरीके से हमें उनके खिलाफ जाना था। सो वी टुक द वेरी सिंपल स्टेप, उसमें से एक था बायकॉटिंग। अब हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं है ब्रिटिशर्स, ठीक है। चलिए, हाउ व्हेन दिस मोमेंट स्लो डाउन टू ड्यू तो वैरायटी ऑफ सीजन सच एज खादी क्लोथ्स, हाँ आप खादी क्लोथ्स वेयर करिए, उनके कपड़ों को छोड़ दिए। दिस आल्सो द इनिशिएशन टेकन बाय महात्मा गांधी एंड expansion of fewer Indian institutions for the students and teachers choose from, so they back to the government schools and the lawyers join the back government courts which is modernized and work by the Indians. भारतीयों के बनाए हुए स्कूल, भारतीयों को चलाए हुए संस्था को एड ऑन कर लिया, which is very different, ठीक है। ये था मेन नॉन कॉपरेशन का टास्क, ये था मेन नॉन कॉपरेशन का टास्क। पहले हमने आपको बहुत कॉपरेट किया, अब हमने आपको बहुत सारे सर्विसेज पे सपोर्ट करना मना कर दिया, ठीक है। रिबेलियंस इन द कंट्री साइड, अब रिबेल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे भारतीय। रिबेलियंस इन द कंट्री साइड आप टेक करिएगा और उसको अंडरलाइन भी करिएगा। The non-cooperation was spread to the countryside, where peasants, tribals were developing in the different parts of India. This is the main thing. The peasant movement, उसी के बीच में peasant movement, वही लेबर्स, वो भी अपनी बातों को रखना चाहते थे। ब्रिटिशर्स के कानून से, ब्रिटिशर्स के अत्याचार से जो परेशान थे, उनमें से लेबर और पीजेंट्स भी थे। Against the talukdars and the landlords who organized by the Britishers who demanded a high rents in the variety of other cess, it demanded reduction of revenue, abolition of the beggar and social boycott of oppressive landlords. किसी भी तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने बायकॉट करना बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू कर दिया था, जो भारत के लिए बहुत इनिशियल और इनिशिएशन मूवमेंट था, ठीक है। बायकॉटिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विसेज इज अ थिंग व्हिच इज अ बिग हैजार्ड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है उसमें। जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920 started going around the villages in the hour to understand their grievances. उन्होंने अपना फर्स्ट पॉलिटिकल मूव दिखाना शुरू कर दिया, सर्विसेज के नाम पे अवध और बाकी इलाके में जाके लोगों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया कि आपको कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं कि ब्रिटिशर्स आपके साथ कुछ जबरदस्ती कर रहा हो, ब्रिटिशर्स आपके साथ कुछ जबरदस्ती कर रहा हो, डू लेट मी नो, मैं क्या अच्छा आपके लिए कर सकता हूं। This is also the first political initiation took up by the Jawaharlal Nehru. All right. आगे in October along with a few others, अवध किसान सभा, उन्होंने अवध किसान सभा अंडरलाइन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या अवध किसान सभा के मेंबर थे? Yes, exactly. ठीक है। And within a month 300 branches had been set up in 1921. The peasant movement spread. 1921 में उसी टाइम पे peasant movement बहुत बड़ा हो जाता है। पूछता है कि भारत में peasant movement किस ईयर में स्टार्ट हुआ? आप देख सकते हैं 1920 में, ठीक है। एंड द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन बोर्ड्स वर टेकन ओवर बाय द मेंबर्स। ये पूरी तरीके से सही नहीं था क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। महात्मा गांधी ने बोला था नॉन वायलेंस का सहारा ने कोई भी काम ऐसा जबरदस्ती ना करे जो वायलेंस में कन्वर्ट हो, और अगर वायलेंस में कन्वर्ट होगा तो ब्रिटिशर्स को एक्शन लेने पे मजबूर करेगा, विच इज गोइंग टू द हार्म टू द अदर मास मूवमेंट पीपल्स, विच इज गोइंग टू हार्म द अदर मास मूवमेंट पीपल्स, ठीक है। आपको दोनों बैलेंस करते हुए चलना है कि लोगों की जान भी ना जाए और मूवमेंट सही से ऑर्गेनाइज हो जाए, सत्याग्रह को हम पूरी तरीके से आगे बढ़ा सके,
ठीक है, आगे उसमें आप अंडरलाइन करिएगा जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट था। इन अर्ली 1920 मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू द गोल्डन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। पूछता है कि उस टाइम पे गोल्डन हिल्स कहां पे था, गोल्डन हिल्स कौन से डेक्कन पार्ट के स्टेट में मौजूद है, कौन से डेक्कन पार्ट के स्टेट में मौजूद है, एमसीक्यू में भी आता है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन द फॉरेस्ट एरियाज which their livelihood was affected, and finally the hill government the hill people revolted, which was led by the Alluri Sitaram Raju, who claimed that he had a variety of special powers। हम भी ब्रिटिशर के अगेंस्ट जाके रहेंगे, हमें भी ब्रिटिशर्स के किसी भी कानून या सर्विसेज को नहीं मानना है, किसी भी कानून या सर्विसेज को हमें नहीं मानना है। कुछ भी हो जाए, रिबेल ग्रुप पूरे तरीके से कंट्री साइड में बढ़ के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। स्वराज इन द प्लांटेशंस, जैसा कि आपने देख लिया, पहले हमने कितने अच्छे से रॉलेट एक्ट को कवर किया, उससे पहले हमने रॉलेट एक्ट से पहले सत्याग्रह के प्रोसेस को समझा, और फाइनली जैसे मैंने आपको कहानी बताया था कि सत्याग्रह टू रॉलेट एक्ट टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद फाइनली हमारे कदम स्वराज के लिए पड़ चुके थे, फाइनली हमारे स्टेप स्वराज के लिए पड़ चुके थे। हमने बहुत लंबा टाइम पीरियड काटा, 1919 1920 में भी सताए गए, 1921 में भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, अब फाइनली स्वराज का समय आ गया। स्वराज जिसकी हमें डिमांड थी, और स्वराज के लिए ब्रिटिशर्स के किसी भी कानून के अगेंस्ट हम जाने के लिए नॉन वायलेंट तरीके से तैयार थे, नॉन वायलेंट तरीके से हम तैयार थे। ठीक है, अब देखते हैं प्लांटेशन वाले पार्ट को यूज किया गया पीसफुल मूवमेंट, जैसे हमने कवर किया था। ये तो मैंने आपको बेसिकली स्वराज का मतलब बताया था। अब स्वराज द प्लांटेशन, प्लांटेशन वाले कौन से एरिया, उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट थे, नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट थे जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड थे, ब्रिटिशर साइड थे, तो बट ऑब्वियस है पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने ऑक्युपाई कर रखा था। चलिए देखते हैं। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मींस द राइट टू मूव फ्रीली इन आउट एंड रिटेन अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम व्हिच दे हैड कम, और कोई भी कहीं जाने से नहीं रोक सकता है। उसी टाइम पे अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 that has been prepared by the Britishers, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without the permission। भाई सीधी सी बात है, उन्होंने कानून बना रखा था अपने लोगों के लिए कि हमारे लोग जाके भारतीयों के ऊपर किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड चला सकते हैं, और हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम निकलेंगे तो हमें पेनलाइज किया जाएगा, और पेनलाइज के सारे टर्म्स कंडीशंस ब्रिटिशर्स को पता थे। इसीलिए कानून के नाम पे लोगों को रोकते थे कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके खिलाफ अगर खड़ा होता है, उन्हें बता सके कि किस कानून से हमने आपको सजा दी है। चलिए नेक्स्ट।